ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हमारे पास कितने होते हैं? 6 ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से ये ऑपरेशन है? आप देखिए, ये होता है एक यू, इसको यूनियन बोलते हैं, यूनियन करता है। ये कि सेट डिफरेंस होता है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। ये देखिए, ये हमारे पास ऑपरेशंस है, इसको हम यूनियन बोलते हैं। ये सेट डिफरेंस होता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस जॉइन बोलते हैं। ये पाई, पाई मीन्स प्रोजेक्शन होता है जो कॉलम को आइडेंटिफाई करता है, कॉलम को डिस्प्ले करता है। ये सिग्मा होता है जो कंडीशन को लगाता है। और ये होता है रो। ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाता है, रो, रो। ठीक है, तो रो होता है रीनेम ऑपरेशन, रीनेम करने के लिए। तो हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। इन्हीं ऑपरेशंस को यूज़ करके हम और डिफरेंट और दूसरे ऑपरेशंस को भी बना सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि इन 6 ऑपरेशंस को यूज़ करके इन चारों में से, किन चारों में से, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन, कौन सी क्वेरी नहीं कर सकते हम। तो देखो, इनको हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन। कि देखो, डिपार्टमेंट एड्रेस ऑफ एवरी एम्प्लॉई। देखो, हर एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट एड्रेस को क्या हम निकाल सकते हैं? इनको यूज़ करके बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें हम देखो सिग्मा यूज़ कर लेंगे वेयर कंडीशन के लिए, पाई यूज़ कर लेंगे कॉलम को डिनोट करने के लिए। तो सिग्मा पाई को यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेरी हम इन 6 ऑपरेशन को यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन ठीक है। हमें गलत बताना है कि इन 6 ऑपरेशन को यूज़ करके हम किसको नहीं कर सकते। ठीक है, देखो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है कि एम्प्लॉइज हुज नेम इज द सेम एज देयर डिपार्टमेंट नेम। देखो, ऐसे एम्प्लॉइज कौन कौन हैं जो, जिनके जैसा उनका डिपार्टमेंट का नेम है ऐसे ही उनका नाम हो। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको जो है कर सकते हैं। पाई को हम इसमें सिग्मा को यूज़ कर लेंगे, पाई को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं ज्वाइन लगाने के लिए, सेल्फ ज्वाइन लगाने के लिए। तो इन ऑपरेशन को यूज़ करके हम इन कंडीशन को भी लगा सकते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो थर्ड क्वेरी देखते हैं। थर्ड क्वेरी कहती है सम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज सैलरी। तो देखो, एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज की सैलरी को सम करना और एक जगह डिस्प्ले करना। तो ये इससे हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एग्रीगेट फंक्शंस की, जिसको हम ग्रुप फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें एग्रीगेट फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, इनको हम ग्रुप फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे सम, सम हमारे पास एक फंक्शन होगा, सम के अंदर हम कॉलम डाल देंगे सैलरी ऐसे करके। ठीक है, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इन इन ऑपरेशन को यूज करके ये हमारे एग्रीगेट वाला जो फंक्शन है, ग्रुप फंक्शन वाला जो है, ये वाला प्रोसेस नहीं चलता है। बाकी हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन, ये भी इससे हो जाएगा। ऑल एम्प्लॉइज ऑफ अ गिवन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉइज को डिस्प्ले करना, ये भी हो जाएगा। पाई से हम इजीली कर सकते हैं। और एक डिपार्टमेंट में करना है ना, तो हम पाई और सिग्मा यूज़ करके कर सकते हैं। सिग्मा से हम कंडीशन लगा देंगे, पाई से हम कॉलम को डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, कौन सी क्वेरी नहीं कर सकते हम इन 6 ऑपरेशन से? इन 6 ऑपरेशन से हम ये सी वाला ऑप्शन नहीं कर सकते कि जो सम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज सैलरीज, सारे एम्प्लॉइज की सैलरी को सम करके एक जगह दिखाना, वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्रुप फंक्शन का काम होता है। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्या है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से। देखो, गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। जो ऑप्शंस है ना, ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, लेकिन वो कंफ्यूज कर देता है। तो हमें क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर, देखो ये भी गेट का क्वेश्चन है। गिवन रिलेशंस, देखो दो रिलेशन यहाँ पर दे रखे हैं। एक रिलेशन का नाम है आर, उसके अंदर कॉलम है डब्ल्यू एक्स। एक दूसरा रिलेशन है एस, इसके अंदर कॉलम है वाई जेड। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ, अब एक क्वेरी दी गई है, इस क्वेरी का रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो क्वेरी क्या है? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डब्ल्यू कॉमा एक्स फ्रॉम आर एस। तो देखो, इस क्वेरी का मतलब क्या है? ये वाली जो क्वेरी है, यहाँ जो क्वेरी लिखी है, ठीक है, ये वाली जो क्वेरी लिखी, इस क्वेरी का मतलब क्या है? इस क्वेरी का मतलब है कि हम यूनिक, डिस्टिंग का मतलब होता है यूनिक। जब कभी भी डिस्टिंग लग जाता है कॉलम से पहले, तो मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यूज हट जाती हैं डब्ल्यू और एक्स के अंदर से। ठीक है, तो डब्ल्यू और एक्स कॉलम्स हैं। कौन सी टेबल के कॉलम है? डब्ल्यू एक्स जो है आर के हैं। तो डब्ल्यू एक्स कॉलम को डिस्प्ले करना यूनिकली। और आर एस, देखो आर कॉमा एस जब लिखा होता है ना, इसका मतलब बन जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। या तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिख देते हैं आर क्रॉस एस, ये भी इसी का मतलब है। या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं आर कॉमा एस। दोनों का मतलब एक ही है, क्रॉस जॉइन कहते हैं इसको, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि आर और एस दोनों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मान लीजिए आर के अंदर 3 रिकॉर्ड है, एस के अंदर 4 रिकॉर्ड है, तो 3 × 4 टोटल 12 रिकॉर्ड जनरेट होंगे। ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं कि भाई सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डब्ल्यू एक्स फ्रॉम आर एस इज गारंटीड टू बी सेम एज आर। मतलब कि ये जो क्वेरी है, इसका जो आउटपुट है आर के बराबर आएगा। कब आएगा ये पूछ रहे हैं। ये हमसे कह रहे हैं कि जो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डब्ल्यू एक्स
फ्रॉम आर कॉमा एस इज गारंटीड टू बी सेम एज, तो ये कहाँ पर सेम आएगा, बताओ कहाँ पर सेम आएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं इसमें, देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि आर हैज़ नो डुप्लीकेट्स एंड एस इज नॉन एम्प्टी। देखो ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। देखो ये कह रहा है कि भाई आर के अंदर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। देखो एक्चुअली होगा क्या, देखो ये देखो आर डब्ल्यू और एक्स कौन से टेबल के कॉलम है, ये आर टेबल के कॉलम है। जो डब्ल्यू और एक्स हैं, आप ध्यान से देखो, डब्ल्यू एक्स जो है कौन सी टेबल के कॉलम है, ये आर टेबल के कॉलम है। एस में से तो कोई कॉलम हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। और देखो लेकिन हम जो ले कहाँ से रहे हैं, वो आर कॉमा एस से ले रहे हैं, मतलब कि आर और एस का मल्टीप्लाई करके हम ले रहे हैं, मतलब कि आर और एस का कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाएंगे और उसमें से हम आर डब्ल्यू एक्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कराएंगे। ठीक है, तो देखो भाई ये पहला ऑप्शन ठीक कह रहा है कि आर हैज़ नो डुप्लीकेट। देखो आर के अंदर कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि जो इसका आउटपुट है ना एग्जैक्टली आर आना चाहिए। तो आर का इसका आउटपुट कब आएगा एग्जैक्टली, देखो अगर आर के अंदर डुप्लीकेट होंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा ना ये, तो पहले से ही आर के अंदर डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो आर हैज़ नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंड एस इज नॉन एम्प्टी, एस जो है नॉन एम्प्टी होना चाहिए। पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है। अब देखो कैसे, इसका रीजन समझते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखो आर के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए 1,1,2। देखो यहाँ पर पहली डुप्लीकेसी आ रही है, तो डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए। देखो अगर यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड ना लगता तो ये आर इस आर के बराबर आ जाता। लेकिन जब आर के अंदर मान लो रिकॉर्ड लिखे हुए हैं 1,1,2, ठीक है, तो इसमें देखो ये डुप्लीकेट जब हटेगा तो आर का आउटपुट आएगा 1,2, क्योंकि डुप्लीकेट हट जाएगा। ठीक है, तो ये तो कह रहा है इस क्वेरी का आउटपुट आएगा 1,2, लेकिन आपके रिजल्ट में रहेगा 1,1,2, तो आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि भाई जब हम डिस्टिंक्ट लगाएं तो आपके आर के अंदर पहले से ही डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो पहला वाला कंडीशन बिल्कुल ठीक हो रहा है, पहले का जो पहला पार्ट है, ए का जो आधा पार्ट है कि आर हैज़ नो डुप्लीकेट्स, आर के अंदर कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। साथ के साथ एस इज़ नॉन एम्प्टी, एस मतलब दूसरा वाला जो सेट है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो नॉन एम्प्टी देखो क्यों होना चाहिए, देखो जब हम लिखते हैं ना आर, हम जब लिखते हैं क्या आर इंटू एस, ठीक है, तो देखो इसके रिकॉर्ड इससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर देखो एक भी एम्प्टी होगा, मतलब कि इस एस के अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब इसके अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं है, 5 है, तो जो आउटपुट आएगा ना वो 5 ही आएगा। समझ रहे हो ना, 5 ही आएगा। 5 आएगा मतलब कि अगर हम आर को एस से मल्टीप्लाई कराएं, क्रॉस प्रोडक्ट कराएं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं, तो अगर आर के अंदर 2 रिकॉर्ड हैं, एस के अंदर 2 रिकॉर्ड है, तो 4 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। मान लो आर के अंदर 2 रिकॉर्ड हैं और एस के अंदर एक भी नहीं है, 5 है, तो एक भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई होगा, किसी से नहीं मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये सारा 5 हो जाएगा। तो वो उस केस में भी गलत हो जाएगा। तो केवल 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 और केवल आर के अंदर डुप्लीकेट ना हो, यही कंडीशन नहीं, हमें इसके साथ साथ ये भी चाहिए कि जो एस है इसके अंदर भी ये भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, भले ही चाहे एक रिकॉर्ड हो उसके अंदर, लेकिन होना चाहिए। तब जाकर के आपका जो ये कंडीशन है ट्रू हो जाएगा। जो इस क्वेरी का जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली वही आएगा जो आर का होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो डब्ल्यू एक्स आर के ही हैं, तो वो तो उसको मिल ही गए। फिर डिस्टिंक्ट लगा दिया, तो डिस्टिंक्ट के लिए हमने नो डुप्लीकेट यहाँ पर टर्म यूज़ कर लिया। और जब यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि इसके अंदर जो है, क्योंकि वो आर डब्ल्यू एक्स उठाएगा वो अपने आप से, ठीक है ना। तो बस ये क्या है कि एस नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर नॉन एम्प्टी नहीं होगा, अगर वो एस एम्प्टी हो जाएगा ना, तो सारा जो है खत्म हो जाएगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक हो रहा है। देखो बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आर एंड एस हैज़ नो डुप्लीकेट्स, आर और एस के अंदर कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो देखो बिल्कुल ठीक है, इससे ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन अधूरा है। इसमें ये लिखना पड़ेगा कि एस नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एस जो है नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सी पढ़ते हैं। एस हैज़ नो डुप्लीकेट्स एंड आर इज़ नॉन एम्प्टी, तो उल्टा हो गया, ये वाला जस्ट जो है ए का उल्टा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आर को डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और एस नॉन एम्प्टी होना चाहिए। आर एंड एस हैव द सेम नंबर ऑफ टपल्स, इससे कोई मतलब नहीं है, सेम नंबर ऑफ टपल से कोई इस चीज़ का मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है ए आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। इन एसक्यूएल रिलेशंस कैन कंटेन नल वैल्यूज़। ठीक है, जो एसक्यूएल में जो हमारे रिलेशंस मतलब कि जो टेबल्स होते हैं, टेबल को रिलेशन बोलते हैं, तो वो उसके अंदर नल वैल्यूज़ हो सकते हैं, ऐसा बोला यार, बिल्कुल ठीक बात है, नल वैल्यूज़ हो सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं,
एंड कंपैरिजंस विद नल वैल्यूज आर ट्रीटेड एज अननोन, और जो नल वैल्यूज के साथ जो हम कंपैरिजन करते हैं ना उसको अननोन ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, नल वैल्यू को कंपैरिजन डायरेक्टली उसका कोई मीनिंग नहीं होता। नल वैल्यू को कंपेयर करने के लिए डायरेक्टली कंपैरिजन ऑपरेटर यूज भी नहीं होते हैं। ये वाले ऑपरेटर नल वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज नहीं होते हैं। नल वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? एक ऑपरेटर यूज होता है, उसका नाम है इज नल। जैसे हम लिखते हैं किसी किसी के अंदर नल है या नहीं, तो हम लिखेंगे वेयर नेम इज नल, ऐसे लिखेंगे। इक्वल टू नल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे नेम इज नल, या फिर नेम इज नॉट नल, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इज ऑपरेटर यूज होता है नल के साथ ट्रीट करने के लिए, क्योंकि नल क्या है किसी को नहीं पता, इसलिए कंपैरिजन ऑपरेटर नल के साथ यूज नहीं होते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला आगे क्या कह रहा है ये, विद नल वैल्यूज आर ट्रीटेड एज अननोन, with null values as treated as unknown. Suppose all comparisons with a null value are treated as false, मतलब कि नल वैल्यूज के साथ जो कंपैरिजन हुआ है उसको फॉल्स मान लिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट इक्वलेंट, तो इनमें से बताओ कौन सा पेयर इक्वलेंट नहीं है। तो देखो ये जीके का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे चल जाएगा। इनमें से कौन सा इक्वल नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x इक्वल टू 5, ये पहली कंडीशन है, ये एग्जैक्टली दूसरी कंडीशन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जो बराबर नहीं होगी वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ लिखा है x इज इक्वल टू 5, तो क्या ये दूसरी वाली जो कंडीशन है क्या ये x इज इक्वल टू 5 के बराबर है? आप देखो ध्यान से, देखो हमने क्या किया है, लिखा x इज इक्वल टू 5, फिर इसको नॉट किया तो ये हो गया x इज इक्वल टू नॉट x इज नॉट इक्वल टू 5, फिर उसके बाद एक और निगेट लग गया, तो फिर ये फिर से वापस x इज इक्वल टू 5 हो गया। इसका मतलब पहली कंडीशन ठीक है, मतलब कि पहली कंडीशन x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 है, बिल्कुल ठीक है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमें नॉट इक्वलेंट बताना है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है एक्स इज इक्वल टू 5, और ये दूसरी कंडीशन देखो क्या कह रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन 4 एंड एक्स इज लेस देन 6। तो देखो एंड लगा हुआ बीच में, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू साइमल्टेनियसली। तो देखो एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी और एक्स की वैल्यू 6 से छोटी, तो ये ऐसे जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 5 आएगी ऑब्वियसली। भाई 4 से बड़ा क्या होगा 5, 6 से छोटा क्या होगा 5, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। भाई 6 से छोटा तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 से बड़ा तो 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। लेकिन ये क्या कह रहा है, दोनों कंडीशन साथ में, मतलब कि x 4 से बड़ा 5 होगा और 6 से बड़ा 5 होगा, 6 से छोटा 5 होगा, तो केवल एक ही वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, ये बिल्कुल ठीक है, x इज एन इंटीजर, पहला दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो चौथे का देखते हैं, फोर्थ का सी ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहा है x इज लेस देन 5, ठीक है, x इज लेस देन 5, और ये क्या कह रहा है, x नॉट इक्वल टू 5। x इज नॉट का मतलब क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे मान लो, x इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो x इज लेस देन 5 और x इज नॉट इक्वल टू 5, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या दोनों कंडीशन बिल्कुल सेम बता रहे हैं? देखो x की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, और ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। तो 5 नहीं होनी चाहिए तो 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। इसका मतलब है कि यही हमारा फॉल्स होने वाला है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन गलत होगा, ठीक है ना, बाकी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर 4 का सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो रहा है। आई होप कि आपको आंसर इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, गिवन द फॉलोइंग रिलेशन इंस्टेंस, ये हमारे पास देखो कुछ रिलेशन का इंस्टेंस दिया गया है। इंस्टेंस मतलब कि एक टेबल का स्टेट, उसके अंदर क्या डेटा है वो दिया गया है। तो आपको देखो एक टेबल के अंदर 3 कॉलम है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। इसके अंदर ये रोज दिए गए हैं, ये पहला इसका कॉलम है, ये इसका कॉलम है, ये इसका कॉलम है, डोमेन। तो देखो पहला रो दिया गया है कि वो ये वाला, ऐसे करके ये डेटा दिया गया आपको। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द इंस्टेंस। अब बताओ ये जो इंस्टेंस दिया गया है इसमें कौन सी डिपेंडेंसी सेट होगी, ये हमें बताना है। तो देखो मैं ऑप्शन से इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, देखो सारा ऑप्शन को समझते हैं। देखो कोई वैल्यू किसी दूसरे वैल्यू को कब यूनिकली डिनोट करती है, जब वो खुद यूनिक हो, ठीक है ना, खुद वो उसके लिए यूनिक वैल्यू डिनोट कर सके। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है कि भाई एक्स वाई मिलके जेड को यूनिकली डिनोट कराएंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है, देखो एक्स और वाई की वैल्यू मिलके जेड को यूनिकली डिनोट कराएंगे। तो जेड की वैल्यू देखो क्या है, 2 3 3 2। तो देखो हम ये देखेंगे कि क्या एक्स वाई की जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं क्या वो यूनिक बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो देखो एक्स वाई का पहला कॉम्बिनेशन है 1 4,
दूसरा कॉम्बिनेशन 1 5, तीसरा है 1 6 और चौथा है 3 2। तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो जब ये यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो डेफिनेटली एक्स वाई टेंस टू एक्स जेड, ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब हमें देखना है क्या दूसरा वाला भी करेक्ट है ना, दोनों बताने ना, पहला वाला एंड दूसरा। दूसरा क्या है, जेड टेंस टू वाई। तो जेड टेंस टू वाई का मतलब क्या है कि वाई जो है वो जेड के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि जेड की वैल्यू यूनिक है वाई के लिए, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि क्या जेड वाई को यूनिकली डिनोट कर रहा है। अब देखो क्या जेड वाई को यूनिकली डिनोट कर रहा है। देखो जेड के अंदर तो खुद डुप्लीकेसी है, देखो ये 2 यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 यहाँ पर आ रहा है। अब देखो 2 के लिए 4 है और इस वाले 2 के लिए 2 है, तो ये तो खुद ही डुप्लीकेट हो रहा है जेड की वैल्यू, तो जेड वाई को यूनिकली डिनोट नहीं कर सकता। तो पहला वाला ऑप्शन का ये जो गलत हो गया, ठीक है ना। तो पहले वाले ऑप्शन का जो पहला वाला कॉम्बिनेशन था ये तो ठीक था, लेकिन दूसरा वाला गलत हो गया। जेड यू वाई को यूनिकली डिनोट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, जेड खुद यूनिकली अवेलेबल नहीं है, जेड के अंदर खुद डुप्लीकेसी अवेलेबल है, तो वो वाई को कैसे यूनिकली डिनोट कर लेगा, है ना। कर भी सकता है, अगर जैसे मान लो यहाँ 2 के आगे 4 लिखा होता, इस वाले 2 के आगे भी 4 लिखा होता, ये 3 के आगे 5 लिखा, इस 3 के अंदर 6, इस 3 के आगे भी 5 लिखा होता, तो जेड के ऊपर वाई आ जाता, है ना, जेड के ऊपर वाई डिनोट हो जाता। लेकिन ये अलग अलग दे रखा है, तो यहाँ पर जो है जेड के ऊपर वाई डिनोट नहीं हो सकता, मतलब वाई जो है जेड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बी वाला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ का हम अब बी पढ़ते हैं। देखो वाई जेड मिलके एक्स को यूनिकली डिनोट कर रहे हैं, तो वाई जेड मिलके एक्स को कर रहे हैं क्या, देखो क्या वाई जेड के यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहा है, या देखो आप जैसे देखो ये 4 2 है, क्या 4 2 कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर 5 3 है, 6 3 है, 2 2 है। देखो ये चारों के चारों जो है यूनिक कॉम्बिनेशन है, डुप्लीकेसी नहीं है इनके अंदर, अपने आप में यूनिक है, बस यूनिक बन गए, यही काफ़ी है, बस ये यूनिक बन गया, इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन एक्स को यूनिकली डिनोट कराएगा। तो आपका बी ऑप्शन का पहला वाला जो पार्ट है वो करेक्ट हो गया, मतलब वाई जेड टेंस टू एक्स बिल्कुल ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या वाई टेंस टू जेड है, क्या जेड जो है वाई के ऊपर डिपेंडेंट है, ये चेक करना है। तो क्या जेड जो है वाई के ऊपर डिपेंडेंट है, देखो क्या जेड वाई के ऊपर डिपेंडेंट है, देखो क्या वाई की, हम देखना है कि क्या वाई की वैल्यू यूनिक है, ये लिखा ना यहाँ पर y टेंस टू z, इसका मतलब है कि z y के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि y यूनिक होना चाहिए। ये देखो तो क्या y की वैल्यू यूनिक है, आप देखो 4 5 6 2 यूनिक है, बस डेफिनेटली हो गया, y की वैल्यू यूनिक है, डेफिनेटली ये z को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, ये यहाँ पर ऑप्शन बी पाँचवे का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन देखते हैं। वाई जेड मिलकर एक्स को करेगा, तो वाई जेड, ये देखो 4 2 5 3 6 3 2 2 बिल्कुल ठीक है, ये तो अभी हमने किया ही था, ये पहला ऑप्शन ठीक है। एक्स जेड को करेगा क्या, एक्स जेड को नहीं करेगा, देखो एक्स के अंदर डुप्लीकेसी है, तो एक्स यूनिकली डिनोट नहीं कर सकता, एक्स के ऊपर जेड डिनोट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एक्स के अंदर खुद डुप्लीकेसी है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं डी, डी क्या कह रहा है, एक्स जेड, तो देखो एक्स जेड का मतलब है 2 1, ठीक है, 3 1 3 1, देखो 3 1 3 1 ये डुप्लीकेट मिल गए, तो ये तो खुद इसके अंदर डुप्लीकेसी आ गई, प्रॉब्लम आ गई है, तो ये भी प्रॉब्लम है, इस वाले में प्रॉब्लम है। और वाई टेंस टू जेड, और वाई टेंस टू जेड तो हो जाएगा, लेकिन पहले वाले में प्रॉब्लम है, ठीक है, वाई टेंस टू, ये इसमें प्रॉब्लम है, वाई टेंस टू जेड हो जाएगा, वाई टेंस टू जेड, क्योंकि देखो वाई में ये देखो सारे यूनिक है, तो ये यूनिक जो है जेड को डिनोट कर देंगे, लेकिन वाई जेड टेंस टू वाई नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होने वाला है वो पाँचवे का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ये भी देखो गेट के क्वेश्चन है सारे, ये इनको ऑप्शंस को अगर आप पढ़ ले, तो इन क्वेश्चंस को अगर आप सही से कर लेते हो ना, तो गेट में अच्छा परफॉर्म आप लोग डेफिनेटली कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द बेसिक ईआर एंड रिलेशनल मॉडल। देखो ईआर मॉडल और रिलेशनल मॉडल दिया गया है, ठीक है, तो इनके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, देखो ध्यान रखना इनकरेक्ट बताना है, जो गलत है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन पढ़ते हैं, तो ए ऑप्शन पढ़ते हैं, गलत बताना है, ठीक है ना। तो एन एट्रीब्यूट ऑफ, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, एन, हाँ ये देखो एन एट्रीब्यूट, ये कह रहा है कि 6 का हमारा क्या है, एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, बिल्कुल ठीक बात है। एक क्या, एक एट्रीब्यूट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, एक कॉलम ऊपर से नीचे तक होता है, उसके अंदर कितनी वैल्यू हो सकती है, नेम कितने भी हो सकते हैं, एक नेम नाम का कॉलम है उसके अंदर कितने भी नाम रखे जा सकते हैं, पहला ऑप्शन ठीक है। और 6 का बी देखते हैं, एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजिट, एक एट्रीब्यूट किसी एंटिटी का कंपोजिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, जिसको तोड़ा जा सके, जैसे नेम होता है, ठीक है, जैसे नेम है, तो नेम को हम तोड़ देंगे ना, कैसे तोड़ेंगे, नेम को हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, और हम नेम को लिखेंगे लास्ट नेम,
तो देखो ये जो नेम नाम का जो कॉलम है ना, एट्रीब्यूट है, ये क्या बन गया, हम कंपोजिट, इसी को हम कंपोजिट बोलते हैं। तो क्या ये पूछ रहा है कि क्या ये जो नेम है, ये क्या ये एट्रीब्यूट जो है एंटिटी का, वो कंपोजिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। अब ऑप्शन सी पढ़ते हैं। देखो ऑप्शन सी क्या कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इन अ रो ऑफ अ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। एक रो, इन ए रो ऑफ ए रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। अब एक चीज़ देखो, क्या रिलेशनल मॉडल जो होता है, रिलेशनल टेबल जो होती है, उसकी तो कंडीशन, ये टेबल देखो ऐसी टेबल होती है इसके अंदर, ठीक है, ये कॉलम्स हैं, ये हमारे रोज हैं। तो इसके अंदर देखो नेम लिखा हुआ, मानो नेम लिखा ए, यहाँ पर एड्रेस लिखा है मेरठ या दिल्ली, कुछ भी लिखा हुआ है, ओके, ऐसे करके यहाँ वैल्यू लिखी हुई है। तो ये कह रहा है कि एक रो के अंदर, ये एक रो है, ये एक रो है, इस रो के अंदर एक कॉलम में, इस कॉलम में क्या एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है? क्या इस पर्टिकुलर सेल में, जैसे ये सेल है मान लो, इस सेल में क्या एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती। रिलेशनल टेबल की पहली नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए। तो अगर रिलेशनल टेबल है तो उसमें एटॉमिसिटी लगी होगी, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक रो में, एक कॉलम में एक ही वैल्यू आ सकती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। इन ए रो ऑफ ए रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, गलत, बिल्कुल गलत है। एक रो में, एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू आती है, एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी लगती है, एटॉमिक वैल्यू उसके अंदर आती है, नॉर्मल फॉर्म नंबर वन हमें कहती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो गया इसका, ये ऑप्शन गलत है, मतलब यही सही है इसका, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था हमसे। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो सही आंसर होने वाला है वो सी होने वाला है। ठीक है ना, आगे बढ़ लेते हैं, ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन ए रो ऑफ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू और ए नल वैल्यू इन ए रो ऑफ ए रिलेशनल टेबल। यहाँ जस्ट ये सी का उल्टा हो गया, मतलब कि एक रिलेशनल टेबल में एक एट्रीब्यूट के अंदर, एक रो के अंदर, एक कॉलम में एग्जैक्टली एक वैल्यू होगी या फिर नल होगी। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, या तो नल होगी या एग्जैक्टली एक वैल्यू होगी। तो इसमें जो है सी ऑप्शन इसका ठीक होगा, मतलब सी ऑप्शन वाला जो दे रखा है स्टेटमेंट, ये गलत है, इनकरेक्ट है। तो सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कंसिडर ए स्कीमा आर ए बी सी डी। एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर 4 कॉलम ए बी सी डी, एंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक डिपेंडेंसी दे रखी है, ए टेंस टू बी दे रखा है और सी टेंस टू डी दे रखा है। डिपेंडेंसी मतलब कि बी जो है ए के ऊपर डिपेंडेंट है और डी यहाँ पर सी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, देन द डिकम्पोजिशन, अब इनको डिकम्पोज किया गया कैसे? आर को किया गया है किसमें, एक R1 एक टेबल बनाई गई है, उसके अंदर 2 कॉलम लिए ए बी, और एक R2 टेबल बनाई है, उसके अंदर 2 कॉलम लिए सी डी। ठीक है, तो गेट का क्वेश्चन है, तो क्या पूछ रहे हैं, इज, तो ये क्या है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन पढ़ते हैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस जॉइन। ठीक है, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, तो क्या इसके अंदर डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगी? क्या इसके अंदर डिपेंडेंसी प्रिजर्व, देखो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि आर को आपने R1, ठीक है, और R2 में तोड़ दिया। ठीक है, तो जब आप इन्हें वापस जोड़ोगे आर में, R1 और R2 को दोनों जोड़ोगे आर में, तो जो डिपेंडेंसी आर में पहले थी वही बाद में भी आ गई। अगर ऐसा हो गया तो हम इसी को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्व हुई। तो ऐसा तब संभव होता है देखो डिपेंडेंसी प्रिजर्व यहां पर हो भी सकती है, क्यों? देखो कैसे, ये भी देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि A टेंस टू B एक डिपेंडेंसी दी गई है और एक दी गई C टेंस टू D। तो देखो जब हमने 2 टेबल बनाई हैं, R1 हमने बनाई है, R1 के अंदर 2 कॉलम है AB, और जो R2 है, R2 के अंदर 2 कॉलम है CD, और जो हमें डिपेंडेंसी दी गई है आप ध्यान से देखो, उसमें दी गई है A टेंस टू B और C टेंस टू D। तो इनको हमने अलग कर दिया था, तो ये डिपेंडेंसी पहली टेबल में गई, दूसरी डिपेंडेंसी दूसरी टेबल में गई, तो डिपेंडेंसी जब वापस जुड़ेंगे तो वापस आ जाएंगी। तो डिपेंडेंसी तो प्रिजर्व हो रहा है, लेकिन क्या लॉसलेस भी होगा? क्या लॉसलेस भी होगा, ये हमें देखना है। तो देखो ये लॉसलेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा लॉसलेस? देखो आर को आपने तोड़ा किस में, R1 में और R2 में, ठीक है। तो लॉसलेस चेक करने का क्या रूल होता है, अगर आपको याद हो, लॉसलेस चेक करने का रूल ये होता है, क्या होता है कि R1 का इंटरसेक्शन निकालते हैं और R2 के साथ, और देखते हैं क्या ये R1 के बराबर है। फिर हम लिखते हैं R1 का इंटरसेक्शन निकालते हैं R2 के साथ, और हम टेंस टू करते हैं R2। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 और R2 का इंटरसेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए R1 रिलेशन या फिर R2 रिलेशन। तो अगर ऐसा है तो लॉसलेस ज्वाइन कंपोजिशन लगता है। लेकिन आप देख रहे हो R1 R2 में तो कोई कॉमन है ही नहीं। आप देख रहे हो यहाँ पर R1 में और R2 में तो कोई कॉमन है ही नहीं, ये AB है, ये CD है, तो ये देखो फाई आ गया, तो फाई टेंस टू R1,
ठीक है, ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है, तो ये नॉट लॉसलेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सेवेंथ क्वेश्चन का, वो सी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व तो होगी बट लॉसलेस नहीं होगा, तो ये सी ऑप्शन इसका ठीक होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एन एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी के बारे में जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें ट्रू बताने हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है ना, ट्रू वाले बताने हैं हमें। तो देखो इनको ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पी ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखो, एन एसक्यूएल an SQL query can contain a having clause even if it does not have a group by clause। एक एसक्यूएल क्वेरी में हैविंग क्लॉज यूज किया जा सकता है, चाहे उसमें ग्रुप बाय क्लॉज आए या ना आए। तो एक चीज देखो, एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो हैविंग क्लॉज होती है टेबल में तब लगती है जब टेबल में ग्रुप बन जाते हैं। तो नॉर्मली हम ऐसा कहते हैं कि भाई ग्रुप बाय क्लॉज के बाद हैविंग आती है। ठीक है, तो लेकिन अगर मान लो ग्रुप बाय क्लॉज यूज नहीं किया गया है, ग्रुप बाय क्लॉज क्यों यूज किया जाता है? टेबल के अंदर ग्रुप्स बनाने के लिए। लेकिन जो आपकी पूरी टेबल है वो भी तो अपने आप में एक ग्रुप होता है, और उसको हम पूरे को एक ग्रुप बोलते हैं। तो अगर हम ग्रुप बाय क्लॉज नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी पूरी एक टेबल एक ग्रुप है, तो हम उस पर ग्रुप हैविंग क्लॉज यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो पहला वाला ऑप्शन है ये ठीक है। ठीक है, चाहे आपकी टेबल में ग्रुप बाय क्लॉज यूज हो या ना हो, आपकी टेबल एक सिंगल ग्रुप रहेगी, तब भी आप हैविंग क्लॉज लगा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो बी। एन एसक्यूएल क्वेरी कैन कंटेन ए हैविंग क्लॉज ओनली इफ इट हैज़ ए ग्रुप बाय क्लॉज। देखो ये इसका उल्टा हो गया भाई, जब ग्रुप बाय क्लॉज लगेगा तभी हैविंग लगेगी। ठीक है ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है भाई, आपकी टेबल में तो ग्रुप पहले से एक तो होता ही है, वो बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप माना जाता है। तो अगर आप ग्रुप बाय क्लॉज यूज नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आर पढ़ते हैं, देखो ऑल एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन द ग्रुप बाय क्लॉज मस्ट अपीयर इन द सेलेक्ट। देखो, और जो एट्रीब्यूट ग्रुप बाय क्लॉज में लिखे आते हैं, देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ऐसा लिखा होता है कि जैसे मान लो ये लिखा होता है, क्या होता है कि जैसे लिखेंगे सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने, मुझे वो निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज निकालना है किसका? सैलरी का। किसकी सैलरी का? फ्रॉम। ठीक है, फिर लिखेंगे फ्रॉम, टेबल का नाम लिखेंगे एम्प्लॉई, फिर लिखेंगे हम ग्रुप बाई। ग्रुप बाई हम लिखेंगे मान लो डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से हमने ग्रुप बना लिए। तो अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप बाई का पार्ट, देखो ऑप्शन ये वाला पढ़ो, आर क्या कह रहा है, ऑल एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन ग्रुप बाय क्लॉज मस्ट अपीयर इन सेलेक्ट क्लॉज। मतलब कि जो ग्रुप बाय क्लॉज के साथ एट्रीब्यूट यूज हुआ है 100% वो सेलेक्ट के साथ यहाँ पर यूज होना चाहिए। क्या ऐसा जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। जो ग्रुप बाय के साथ एट्रीब्यूट यूज आपने किया है, आप उसे यहाँ लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब एस पढ़ते हैं, देखो लास्ट में, नॉट ऑल एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन ग्रुप बाय क्लॉज नीड टू बी अपीयर। इसका उल्टा हो गया भाई, जरूरी नहीं है कि कोई भी एट्रीब्यूट। अब देखो मैं आपको इसमें देखो कंट्राडिक्ट बताता हूँ। जब ये क्वेश्चन कब का था, मैंने देखा इसका क्वेश्चन था ये 2012 का पेपर था। ठीक है ना, सॉरी 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 कहाँ गया, ओह क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 7 8। तो देखो जब इसको ये क्वेश्चन 12 का था, 2012 का, तो इसका जो आंसर दिया गया था वो सी दिया गया था। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि क्यू और आर इन्होंने ठीक बताए। क्यू ठीक बताया, इन्होंने आर ठीक बताया। मतलब कि एन एसक्यूएल क्वेरी कैन कंटेन ए हैविंग क्लॉज ओनली इफ इट हैज़ ए ग्रुप बाय क्लॉज। भाई हैविंग क्लॉज को तभी यूज़ किया जा सकता है जब ग्रुप बाय क्लॉज उसके अंदर हो। दूसरा इन्होंने ठीक माना आर को, आर मतलब कि ऑल एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन द ग्रुप बाय क्लॉज मस्ट अपीयर इन द सेलेक्ट क्लॉज। जितने भी एट्रीब्यूट ग्रुप बाय क्लॉज के पार्ट हैं वो हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट में आनी चाहिए। तो ये ठीक माना, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हो सकता है कि स्टैंडर्ड में ऐसा होता हो, स्टैंडर्ड जो क्वेरीज है उसमें ऐसा होता है, लेकिन आजकल जैसे ऑरेकल आप यूज़ करो, माई एसक्यूएल आप यूज़ करो, उन सब में जो चीज़ मैंने आपको बताई हैं, मतलब कि कौन सा, ये वाला पी और एस, ये जो है ठीक होने चाहिए। जो आजकल के डेटाबेस में अगर आप यूज़ करो तो पी एंड एस ये बिल्कुल ठीक होंगे। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ग्रुप बाय क्लॉज का
हो तभी हैविंग लगेगा, बिना ग्रुप बाई के भी हैविंग लग जाएगा। और ये भी जरूरी नहीं कि जो ग्रुप बाई के अंदर जो कॉलम यूज़ किया गया उस कॉलम को हमें सेलेक्ट के साथ यूज़ करना ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये देखो स्टेटमेंट है, आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। हो सकता है उस समय जो क्वेश्चन के आंसर देने में थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, लेकिन आजकल के जो, या हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से उन्होंने आंसर दिया हो, लेकिन आजकल के जो डेटाबेस हैं अगर उनमें आप देखोगे तो ये पी और एस यहाँ पर मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए, कि पी और एस बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड है। आप इसे चला के भी देख लेना, मैंने इसको चला के देखा है, बिल्कुल 100% ऐसा होता है कि ग्रुप बाई यूज़ नहीं हुआ है मेरी क्वेरी में, तब भी मैं हैविंग को लगा सकता हूँ, इट इज़ पॉसिबल। दूसरा कि एस नॉट ऑल एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन, भाई ज़रूरी नहीं कि जो ग्रुप बाई का पार्ट हो वो सेलेक्ट में आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्ट था, तो मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। फिर आगे हाँ, इसमें देखो एक और चीज़ पूछी जाती है, एक और देखो इसमें वेयर क्लॉज भी आती है इसमें, वेयर और हैविंग। तो देखो वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस होता है, वेयर जो है पहले आता है, हैविंग बाद में आता है, ध्यान रखना। वेयर ग्रुप बनने से पहले अप्लाई होता है, ठीक है ना। वेयर जो आपकी पूरी टेबल है ना, उस पर वेयर अब लग जाता है, और जब उसमें छोटे छोटे हम ग्रुप बाय क्लॉज लगाते हैं, उसमें जब छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं उसके बाद फिर हैविंग लगता है, ध्यान रखना। वेयर पहले अप्लाई होता है, हैविंग बाद में अप्लाई होता है। वेयर ग्रुप बनने से पहले अप्लाई हो जाता है, हैविंग ग्रुप बनने के बाद अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सपोज ए बी और सी डी आर टू रिलेशन स्कीमास, लेट आर वन एंड आर टू बी द करस्पॉन्डिंग रिलेशन इंस्टेंसेज। मतलब कि ए बी और सी डी के दो इंस्टेंस दे रखे हैं, मतलब कि डेटा सेट दे रखा है, एक आर वन और एक आर टू। ओके, आर वन ए बी का डेटा सेट है और आर टू सी डी का डेटा सेट है। तो बी इज़ अ फॉरेन की, तो बी जो है हमारा फॉरेन की है, ठीक है ना। पहली टेबल का जो बी कॉलम है वो फॉरेन की है, और दूसरी टेबल का जो सी है वो उसका प्राइमरी की है, सी से जुड़ा हुआ है ना। ये वाला जो बी कॉलम है, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, ये जो बी कॉलम है ये सी से जुड़ा हुआ, मतलब कि बी फॉरेन की है और सी, तो सी प्राइमरी की होगा इधर, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, अब देखो, इफ डेटा इन आर वन एंड आर टू सेटिस्फाई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल को सेटिस्फाई किया जा रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, इनमें बताओ कौन सा सबसे हमेशा ट्रू होगा। तो ध्यान रखने वाला है, बहुत सिंपल सी बात है, जो देखो फॉरेन की होती है ना वो सबसेट होती है प्राइमरी की बस ध्यान रखना, बस इतना सा कंसेप्ट है। फॉरेन की हमेशा सबसेट होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की के अंदर ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं ठीक है, प्राइमरी की के अंदर ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, और जो फॉरेन की है प्राइमरी की में से ही फॉरेन की को उठाया जाता है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो इसको ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं कि पाई बी मतलब बी को मैंने निकाला आर से, और इसको माइनस किया, इसमें से माइनस किया सी आर टू को, तो फाई आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है भाई। देखो जो फॉरेन की में से अगर मैं प्राइमरी की को, देखो ये फॉरेन की है पहला वाला, दूसरा प्राइमरी की है, तो फॉरेन की में से प्राइमरी की माइनस करूँगा तो फाई आएगा हर केस में, बिल्कुल ठीक बात, परफेक्ट, यही वाला स्टेटमेंट ठीक हो रहा है। दूसरा पढ़ लेते हैं, ये देखो ये क्या है, ये प्राइमरी की में से मैंने फॉरेन की को माइनस किया तो क्या फाई बचेगा, नहीं भैया, प्राइमरी की में तो ज़्यादा वैल्यूज होती है, मान लो प्राइमरी की में 1 2 3 है और फॉरेन की में केवल 1 2 यूज़ किया तो 3 तो बच रहा है ना फिर भी, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये ठीक है, दूसरा वाला गलत है। तीसरा देखते हैं, फॉरेन की और प्राइमरी की के एग्जैक्टली इक्वल होता है, जरूरी नहीं है भैया, प्राइमरी की के अंदर ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, फॉरेन की तो सबसेट होता है उसका, ठीक है। चौथा देखते हैं, फॉरेन की में से प्राइमरी की को माइनस किया तो फाई नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू लिख रहा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे लास्ट वाले, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको हम अगर ध्यान से पढ़े, हम सॉल्व कर लें तो आसानी से हम इनको कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होंगे, प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस मैं गेट के या और दूसरे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाऊंगा, और इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, कि ताकि आप लोग इससे इन कंसेप्ट से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चंस कर लोगे। क्वेश्चन को रटने से कोई फायदा नहीं है कि हम एमसीक्यू पढ़ लें, रट लें उनका आंसर, उनसे कोई फायदा नहीं है, हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर हम उसको समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।